गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर रियल एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। लास्ट के क्लास में अपन ने रियल एनालिसिस के बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो किन किन से मिलकर बना होता है। आज रियल एनालिसिस का अपना सिलेबस का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका यूज अपन रियल एनालिसिस में करेंगे, और वो ऑपरेशन अपन पहले 11th क्लास और 12th क्लास में सेट थ्योरी और रिलेशन एंड फंक्शन में डिस्कस करके आए हैं। तो एक बार उनको अपन शॉर्टली डिस्कस करेंगे और उसके बाद में अपना सिलेबस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है मैथमेटिक्स की सेट थ्योरी के अंतर्गत काम आने वाली, उनको लेकर आज अपन बात करेंगे। ठीक, तो जो भी आपके पास में सेट थ्योरी है वो आपके पास में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी आपके काम आएगी, जो कि फर्स्ट पेपर है, और इसमें भी काम आएगी। ठीक, तो सबसे पहले तो आपके पास में जो सेट होता है वो आप सबको पता है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, जिसकी डेफिनेशन वेरी नहीं करती है, क्योंकि कलेक्शन तो आपके पास में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सब सेट हो। सेट कौन से होते हैं जिनको अपन वेल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब वेल डिफाइन का क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब देखो वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब है कि जिसकी डेफिनेशन है वो वेरी नहीं करती हो। डेफिनेशन शुड नॉट वेरी, वेरी नहीं करनी चाहिए। तो यदि डेफिनेशन वेरी नहीं कर रही है, इसका मतलब वो सबके लिए इक्वल है, समान है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। अब बात समझो, द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो अपन सबको पता है कि अपन सेट थ्योरी को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके दो फॉर्म होते हैं, एक रोस्टर रूप और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, अब रोस्टर रूप में इसको कैसे लिखेंगे? ए, ई, आई, ओ और यू। अब मेरे समझाने का मतलब यह है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स है वो सभी के लिए इक्वल है। मैंने भी आपके पास में 5 ही वोवेल्स पढ़े हैं, आप सब लोगों ने 5 पढ़े। अपन अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं या बांग्लादेश चले जाएं, जहाँ पर भी इंग्लिश अल्फाबेट की बात होती है तो उसमें वोवेल्स 5 ही है। ऐसा नहीं है कि मेरे अनुसार वोवेल्स अलग होंगे, आपके अनुसार वोवेल्स अलग होंगे। इसका मतलब यह है कि इसकी डेफिनेशन वेरी नहीं कर रही है, सबके लिए डेफिनेशन वही काम आ रही है। तो ये क्या है? आपके पास में सेट है। लेकिन मैं ऐसा कह दूं, द डेंजर्स एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, द कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, पृथ्वी पर रहने वाले खतरनाक जानवरों का समूह या पशुओं का समूह। अब खतरनाक जानवर जैसे ही वर्ड आया है, डेंजरस एनिमल। अब डेंजरस एनिमल की डेफिनेशन वेरी कर रही है, क्योंकि मेरे अनुसार डेंजरस एनिमल अलग है, आपके अनुसार अलग है, और किसी थर्ड पर्सन के अनुसार अलग है। हो सकता है मैं आपके पास में मेंढक से डरता हूँ या सिपकली से डरता हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति है वो सिपकली से नहीं डरता है, मगरमच्छ से डरता है। ठीक, तो इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते हैं भाई।
क्योंकि आपके पास में डेंजरस एनिमल बहुत सारे हैं, सबका अपना अपना कैरेक्टर होता है और सबके लिए डेंजरस खिलाड़ियों की यदि अपन लिस्ट बनाने जाएं तो मैं अलग लिस्ट बनाऊंगा, आप लिस्ट अलग बनाओगे, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो सबके अनुसार अलग अलग रहेगी। तो यहाँ पर है वो डेफिनेशन क्या कर रही है, वेरी कर रही है। डेफिनेशन आपके पास में वेरी कर रही है, इसका मतलब ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट में बताना था कि आपके पास में सेट क्या होता है और कौन से नहीं होते हैं। क्योंकि कलेक्शन तो ये भी है, ये भी समूह है, संग्रह है, ये भी संग्रह है, लेकिन उन संग्रह में से अपन को सेट कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे, तो जिसकी डेफिनेशन है वो वेरी नहीं करती है वो तो आपके पास में सेट होंगे, और जिनकी डेफिनेशन यदि वेरी कर रही है वो आपके पास में सेट के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब देखो इसके कौन कौन से फॉर्म हैं, तो मैं बता देता हूं कि आपके पास में इसको अपन दो फॉर्म में लिखते हैं। एक तो आपके पास में रोस्टर फॉर्म, या फिर आपको इसको अपन सेकंड कहते हैं टेबुलर फॉर्म। इसके दो नाम है, दोनों एक ही है। और दूसरा है आपके पास में सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। तो रोस्टर फॉर्म तो ये लिखा हुआ है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को अपन कैसे लिखेंगे, तो एक बार समझो। सेट बिल्डर फॉर्म में अपन ऐसे लिखते थे कि जो भी आपके पास में यहाँ थिंग्स या वस्तुएं आ रही है, एलिमेंट्स आ रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में तो उस एलिमेंट को खुद को लिखते थे, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में इन एलिमेंट के कैरेक्टर को लिखा जाएगा, प्रॉपर्टीज को लिखा जाएगा। एलिमेंट खुद को लिखा नहीं जाएगा, उनके गुणधर्म को लिखा जाएगा। जैसे आपको कहा जाए कि बीएससी फाइनल ईयर के सभी विद्यार्थियों का कलेक्शन, ठीक। तो अब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अपन क्या करेंगे, पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसके मैंने कैरेक्टर को लिख लिया, राइट, ठीक। जैसे आपके पास में नेचुरल नंबर है तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एन लाइज बिटवीन 1 to 1। ये जो भी आपके पास में दे रखा है उसको अपन यहाँ बताएंगे। तो ज़्यादा अपन डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि आप बहुत पढ़ के आए हैं। बस यहाँ पर मुझे वापस एक बार आपको बताना इसलिए था क्योंकि जब अपन क्वेश्चन करेंगे या रियल एनालिसिस टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वापस कैसा कभी भी आ जाता है तो उसको मेरे को डीपली बताने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए मैं पहले इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ, ठीक। काफ़ी लड़कों को आता भी होगा ये सब चीज़ें, लेकिन ओनली फॉर अपन को रिकॉल करना है, ठीक। अब अपन आगे देखते हैं कि और अपन को क्या देखना है। सेकंड टॉपिक आता है सबसेट, ठीक। अब सबसेट क्या होता है, टॉपिक का नाम है सबसेट। नाम से भी स्पष्ट है, सब का मतलब होता है पार्ट, पार्ट ऑफ सेट, ठीक है। जो भी सेट दे रखा है उसका एक पार्ट। अब हो सकता है कि वो पार्ट उस सेट के बराबर हो, उससे छोटा हो या नल सेट हो, ठीक। तो पार्ट ऑफ सेट मतलब उस समुच्चय का एक भाग। भाग कुछ भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है आपके पास में, उसके बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, ठीक। तो जैसे मैं आपके पास में दो सेट कंसीडर कर रहा हूँ, A बराबर 1 and 2 और B बराबर मैं कंसीडर कर रहा हूँ 1, 2 and 3, ठीक। तो देखिए इस सेट में 3 एलिमेंट है, इस सेट में 2 एलिमेंट है। इसका मतलब जो A सेट है वो एक B सेट का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि A सेट के सारे एलिमेंट B सेट में मौजूद है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज आल्सो एन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B। A समुच्चय के टोटल अवयव समुच्चय B में विद्यमान है। दैट इज, इसका मतलब आपके पास में ये होगा कि जो A है वो सबसेट होगा B का,
ये सबसेट का सिंबल है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये होता है सबसेट का मीनिंग। अब अपन ये कह सकते हैं एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के सारे अवयव इसमें मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। अब इसमें भी आपके पास में इम्प्रॉपर सबसेट अलग होता है, प्रॉपर सबसेट अलग होता है, ठीक। तो वो आपके पास में सब जब अपन देखेंगे। अब ये जो सबसेट का कॉन्सेप्ट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट अपने कहा था कि जो पावर सेट होता है उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का अपने पास में जो फॉर्मूला होता था वो होता 2 की पावर m इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पर्टिकुलर सेट या दैट सेट इज m। यदि किसी सेट में अवयवों की संख्या m हो तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 की पावर m, ठीक। और आपने पढ़ा होगा जो पावर सेट होता है जिसको अपन घात समुच्चय कहते हैं, वो क्या होता है, द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट, ठीक। किसी विशेष समुच्चय के जितने भी उप समुच्चय होते हैं उनके संग्रह को अपन पावर सेट कहते हैं। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या है, 2 की पावर m, ठीक। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, जितने उस सेट के सबसेट बन सकते हैं वो, ठीक। तो ये आपके पास में पावर सेट था। अब आपने ये भी कहा था कि फाई एक ऐसा सेट है जो कि आपके पास में एवरी सेट का, प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, क्योंकि फाई का मतलब है नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब वो किसी भी सेट का सबसेट होगा, ठीक। चाहे वो सेट खाली हो, उसमें कितने भी एलिमेंट हो। और एक आपके पास में एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट इटसेल्फ, एक जो समुच्चय होता है वो खुद का ही हमेशा उप समुच्चय होता है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक। अब ये तो था कंसेप्ट आपके पास में सबसेट का कि अपन सबसेट को कैसे डिनोट करते हैं और कैसे लिखते हैं, ठीक। अब अपन बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, ठीक। तो कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू क्या होता है उसको लेकर बात करेंगे। तो अब अपन देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, ठीक। अब मेरी बात सुनो, एक मान लीजिए मैंने ये इस बिलोंग्स टू को अपन कैसे लिखते थे, सिंबल अपने पास में था ये अपसाइलन, और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब होता है अपसाइलन नॉट, राइट, ठीक। तो देखिए बिलोंग्स टू का मतलब है कि कोई किससे संबंध रखता है या नहीं, बिलोंग का मतलब संबंध रखना, रिलेशन, राइट। तो जैसे मान लीजिए मैं एक सेट ये कंसीडर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक। तो इस सेट के अंतर्गत ये 1 है, वो इस सेट ए का क्या है, एलिमेंट है, अवयव है, इसका मतलब 1 इससे बिलोंग कर रहा है। 2 भी इसका एलिमेंट है। अब जो 3 है वो इसका एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि 3 खुद एक दूसरे सेट के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो ये जो पूरा है आपके पास में सेट ऑफ 3, 4, ये इसका एलिमेंट होगा, 5 भी एलिमेंट होगा। तो एलिमेंट आपके पास में होता है उसको अपन कहते हैं कि वो सेट से बिलोंग करता है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 है वो ए सेट का एलिमेंट है, 2 इस सेट का एलिमेंट है। अब मेरी बात समझो, 3 इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों नहीं है, क्योंकि ये खुद एक एक सेट के अंतर्गत लिखा हुआ है जिसमें ये टोटल एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट मैं यहाँ लिखूंगा सेट ऑफ एलिमेंट 3, 4 इज बिलोंग्स टू ए, क्योंकि इस सेट ए के मतलब ये जो कोष्टक आ गया इसके अंदर जितनी भी राशि लिखी हुई है वो पर्टिकुलर इस सेट का एलिमेंट कहलाती है। तो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, ये पूरा एक एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा और ये भी एलिमेंट है।
तो ये जो सेट ऑफ एलिमेंट 3,4 है वो इस सेट ए का एक एलिमेंट कहलाएगा, नॉट अ सबसेट। ठीक, और 5 बिलोंग्स टू ए, राइट, क्योंकि 5 इसका एलिमेंट है। अब अपन कंसेप्ट ऑफ सबसेट के साथ में यदि इसको रिलेट करें तो क्या आएगा, देखिए कंसेप्ट ऑफ सबसेट, कि सबसेट के साथ में इसको यदि मैं रिलेट करने जाऊं तो क्या आएगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत कथन है, क्योंकि सबसेट का मतलब क्या है कि ये खुद एक सेट होना जरूरी है। ठीक, इस सेट का कोई भी एक पार्ट होता है वो सबसेट होता है। ठीक, तो सबसेट का मतलब क्या होगा कि सिंगलटन 1 है वो सबसेट ए का होगा। ये जो एलिमेंट है ये इसका एक सबसेट होगा, किसका, ए का। जब इसको अपन करली ब्रैकेट के अंतर्गत लिखेंगे तो ये इसका सबसेट हो गया। ठीक, 2 भी इसका सबसेट है। अब ध्यान रखना, जो ये 3,4 है ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसका एलिमेंट है ए सेट का। अब इसको सबसेट बताने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एंड इसको एक बार, और ये तो एलिमेंट हो गया, और एलिमेंट को अपन जब करली ब्रैकेट के अंतर्गत बंद करते हैं तो वो आपके पास में सबसेट होगा। तो ये इसका सबसेट नहीं है, जबकि ये इसका सबसेट है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और सिंगलटन 5 है वो आपके पास में सबसेट है, और 5 भी आपके पास में ए का सबसेट है, राइट। तो ये इसके आपके पास में सबसेट है, और भी कई सबसेट हो सकते हैं, लेकिन मुझे कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू और सबसेट में डिफरेंस बताना था कि कंसेप्ट में आपके पास बिलोंग्स टू कब लगता है और सबसेट कब लगता है। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी सेट से बिलोंग करवाने के लिए अपन बिलोंग्स टू का मतलब, और सबसेट का मतलब होता है कि उस सेट का एक पर्टिकुलर या एक या 2 एलिमेंट को मिलाकर बनने वाला सेट, जो उस सेट ए में मौजूद हो, एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट गिवन सेट में मौजूद होता है, तभी वो उसका सबसेट कहलाता है। अब इस सेट का एलिमेंट क्या है, एक वो इसमें मौजूद है, 2 इसमें मौजूद है। अब ये एलिमेंट आपके पास में खुद एक एलिमेंट है। ठीक, तो इसके ऊपर जब एक और करली ब्रैकेट लगाएंगे तब ये सबसेट का रूप धारण करेगा, वरना यहाँ पर ये एलिमेंट का काम कर रहा है, सबसेट का नहीं। ठीक, तो ये मैंने आपको ब्रीफली में बता दिया कि कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू और कंसेप्ट ऑफ सबसेट में क्या डिफरेंस होता है। ज़्यादा अपन डीपली नहीं बता सकते क्योंकि इतना अपने पास टाइम नहीं है। आप 11th क्लास की बुक उठा के देखना, आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट मिल जाएगा यदि आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, वरना आपने सब कुछ आता है तो कोई देखने की दिक्कत है नहीं। अब अपन आगे देखते हैं कि और अपन को क्या क्या डिस्कस करना है, राइट। तो देखिए अपन बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम के ऊपर, क्या क्या आपके पास में पार्ट्स बनते हैं। तो उसमें अपन बात करेंगे आपके पास में यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक, तो अपना जो टॉपिक रहेगा वो है यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब यूनियन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, और इंटरसेक्शन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया करते थे, राइट। अब बात सुनो, ये यूनियन और ये इंटरसेक्शन तो हो गया। अब इनका मतलब क्या होता है। यदि अपन 2 सेट, कोई भी पर्टिकुलर सेट जो कि एम्प्टी भी हो सकते हैं, नॉन एम्प्टी भी हो सकते हैं, 1, 3, 5 और 7, बी सेट है 2, 4, 6, 8, राइट, और सी सेट है 2, 4, 6, 7 और 8। ये जो 3 सेट है, तो इनमें से कोई भी 2 सेट का यूनियन या इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सेट विच आर बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, बट
आपके पास में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो दो सेट का यूनियन का मतलब वो होता है कि उन दोनों सेट के सारे एलिमेंट को मिलाकर बनने वाला सेट। ठीक, जैसे मैं ए और बी का यूनियन लेता हूँ, ए यूनियन बी, ठीक है, तो क्या आएगा, ए का मतलब क्या है आपके पास में 1 3 5 और 7, इसके साथ यूनियन आएगा 2 4 6 और 8। ठीक, तो मैंने क्या कहा, यूनियन का मतलब होता है कि सेट ए और बी के सारे एलिमेंट को मिलाकर बनने वाला सेट, लेकिन इसके अंतर्गत किसी भी अवयव की अपन पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। पुनरावृत्ति होने पर उसको एक ही बार लिखा जाएगा। राइट, तो देखिए पहले 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 7 और 8। तो सब एलिमेंट आपके पास में मिलाने पर ये सेट बन गया। अब मैं ए यूनियन सी करता हूं या बी यूनियन सी करता हूं, तो बी और सी में क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 7 है और 8 है, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो लेकिन 2 बार आया हुआ, 4 भी 2 बार, 6 भी 2 बार, तो उनको एक ही बार लिखेंगे, इसकी रिपीटेशन नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना कि बी सेट के सारे एलिमेंट सी सेट में मौजूद है। तो जब किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी में मौजूद होते हैं, अर्थात बी इज ए सबसेट ऑफ सी, इसका मतलब ये आपके पास में क्या आया, सी आया है। कब आता है, जब आपके पास में बी यदि सी का सबसेट है, बी यदि सबसेट है सी का, तब बी यूनियन सी का मान हमेशा सी आएगा। और इंटरसेक्शन में क्या होगा कि जब बी इज ए सबसेट ऑफ सी, तब इन दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा छोटा सेट अर्थात बी आएगा। राइट, इंप्लाइज दैट बी यूनियन सी बराबर सी, ठीक है, एंड बी इंटरसेक्शन सी बराबर बी आएगा। वो कैसे आएगा, तो इंटरसेक्शन का मतलब है आपके पास में कि समुच्चय ए और बी का यदि अपन इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो उनमें से कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, उन्हीं को अपन को सेलेक्ट करना है। और यदि कोई रिपीटेशन भी हो रहा है तो उनको एक बार लिखेंगे। जैसे मैं ए और बी की बात करता हूं, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कोई एलिमेंट ऐसा है क्या जो दोनों में प्रेजेंट हो। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, तो 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5। और जब कोई दो सेट का इंटरसेक्शन एक नल सेट आता है, तो वो दोनों सेट आपके पास में डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। तो ये आपके पास में कैसे सेट हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए। जब उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। अब मैं लेता हूं बी और सी का इंटरसेक्शन, तो बी और सी का इंटरसेक्शन लूंगा तो कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है, 2 4 6 और 8। तो बी इंटरसेक्शन सी का मान क्या आ गया, वापस बी के बराबर आया कि नहीं आया, 2 4 6 8। तो जब when B is a subset of C, जब B सेट के सारे एलिमेंट C में मौजूद हो, तब B यूनियन C का मान C आएगा, क्योंकि बड़ा सेट C है, क्योंकि उन दोनों को मिलाकर बनने वाला सेट होता है यूनियन, और किसी भी एलिमेंट की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो C आएगा। और जब इंटरसेक्शन लेंगे B इज ए सबसेट ऑफ C होने पर, तो B यदि C का सबसेट है तो उसका इंटरसेक्शन का मान B आएगा। ये आप खूब पढ़ के आए हो, लेकिन फिर भी बता दिया मैंने। राइट, तो ये आपके पास में जब दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो वो आपस में डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक और क्लास में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दूंगा सेट थ्योरी और रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, जो अपने रियल एनालिसिस में इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर अपन उसके सिलेबस को लेकर बात करेंगे।